गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने तेरहवें लेसन में जो क्वेश्चन आंसर है वो अपन कर रहे थे। 2 क्वेश्चन बच गए थे, 11वां मैंने बीच में छोड़ दिया था। मैंने बताया था आपको कैसे करना है, वो आपने किया भी होगा। मैंने 2 समीकरण बताई थी, H∈1 बराबर W0 या कार्यफलन प्लस E1 और H∈2 बराबर W0 प्लस E2। ये 2 समीकरण अपने ली थी, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है और यहाँ कार्यफलन ज्ञात करना है। तो इन समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, H∈1 प्लस H∈2 बराबर W0 प्लस E1 प्लस W0 प्लस E2। H कॉमन ले लेंगे बराबर 2W0 प्लस E1 प्लस E2। ये ज्ञात करना है। तो E1 E2 को इधर ले आए, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2W0 बराबर H∈1 प्लस ∈2 माइनस E1 प्लस E2। और यहाँ पर हम 2 का भाग लगा दें, H∈1 प्लस H∈2 माइनस E1 प्लस E2 बटे में 2। अब यहाँ H का मान, ∈1 ∈2 का मान, E1 E2 का मान, ये सब हमें दिया हुआ है। ये मैंने कल आपको लिखवा दिया था, ठीक है। तो सारे मान यहाँ रखोगे और आप कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन में गलती मत करना, ठीक है ना। यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा किया था ना, तो वो गुणा किया हुआ बाहर ले लेना, कॉमन ले लेना, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है ना। गुणा करके जब आप जोड़ोगे तो वो आपको परेशानी होगी, पहले तो गुणा करो फिर आप जोड़ोगे उनको। इससे अच्छा आप पहले जोड़ने के बाद में फिर एक बार ही गुणा कर देना, 2 बार गुणा नहीं करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर दोनों आवर्तियां दे रखी थी, वो दोनों आवर्तियों को आप जोड़ दोगे। H का मान आपको पता ही है, इस वाले मान को इस वाले मान को आपस में घटा देना और 2 का भाग लगा देना, तो आपको जो है वो कार्यफलन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप करके देखोगे। इसके बाद 12वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है 300 केल्विन ताप पर, कैपिटल T दे रखा है, 300 केल्विन ताप पर न्यूट्रॉन तापीय साम्यावस्था में है, इसकी तरंग दैर्ध्य, तापीय न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य आपको ज्ञात करनी है। T का मान कितना दे रखा है, 300 केल्विन दे रखा है, ये 300 है। आपको लाइट के प्रकाश में दिख रहा नहीं होगा, किताब भी आपके सामने रखी भी होगी। ताप का मान दे रखा है 300, ठीक है। और न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, तापीय न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, वही हमारे पास में फॉर्मूला है, √2mE, ये था ना। और E की जगह अपन ने KT रखा था, तो यहाँ पर H बटा √2m KT। ये बोल्ट्जमैन नियतांक है। T का मान कितना है, 300, और m न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है जो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, और H क्या है, नियतांक है, बोल्ट्जमैन नियतांक है। तो यहाँ पर H प्लैंक नियतांक है, तो H का मान, K का मान, M का मान और T का मान ये आप लिख दोगे। H का मान कितना होता है, 6.62 × 10⁻34। M का मान कितना होता है, 1.67 × 10⁻23 किलोग्राम माइनस 27 किलोग्राम। और K का जो मान है वो 1.38 × 10⁻23 और T बराबर कितना दे रखा है, 300 केल्विन। ये सभी मान आप यहाँ रख दोगे और तरंग दैर्ध्य की वैल्यू आप निकाल दोगे। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसको आप, इस कैलकुलेशन को आप करके देखना,
ये आपका आसानी से हो जाएगा। कोई भी आपको चेंज नहीं करना, किसी भी मान में चेंज नहीं करना, किसी का भी एक्स्ट्रा को गुणा नहीं करना। इसमें मान रखो, अंडर रूट निकालो, एच वाले मान में भाग लगाओ, तरंग दैर्ध्य का मान निकालो, तो ये आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगला जो हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका है परमाणुीय भौतिकी। ठीक है, और परमाणुीय भौतिकी में सबसे पहले जो परमाणुीय मॉडल दिया, सबसे पहले अपन परमाणु के बारे में अगर बात करें कि परमाणु का नाम किसने दिया, तो सबसे पहले नाम आता है थॉमसन मॉडल। और अब मैं जो ये चैप्टर मैंने जो स्टार्ट किया है, चैप्टर का नाम है परमाणुीय भौतिकी। ये आपका 14वां चैप्टर है और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो थॉमसन मॉडल, परमाणु का थॉमसन मॉडल। आप सब जानते हैं, 9th क्लास में आप पढ़ कर आए हैं और ये आपके 10th में तो नहीं था, 9th में ही है। परमाणुीय मॉडल थॉमसन ने सबसे पहले इसका दिया था। तो पहला हमारा हेडिंग है थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसमें देखिए थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, और थॉमसन के बाद कौन आए थे, रदरफोर्ड आए थे। तो रदरफोर्ड का मॉडल है। उसके बाद रदरफोर्ड में भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ नहीं ज्ञात कर पाए वो, तो फिर बोर नामक वैज्ञानिक आए और बोर में भी कुछ कमियां रही। तो लास्ट में जो वैज्ञानिक आए जिन्होंने परमाणु के बारे में विस्तृत जानकारी दी, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में कौन कौन कण होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कहाँ कहाँ कैसे और किन किन कक्षाओं में, और कक्षाओं की आकृति भी कैसी होती है, ये सब लास्ट में दिया था सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने। तो इनका क्रम क्या था, सबसे पहले थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था, परमाणु को भागों में विभक्त किया था 2 कणों में, और उसके बाद थॉमसन आए, फिर बोर नामक वैज्ञानिक आए और फिर सोमरफील्ड आए। तो इस प्रकार से 4 वैज्ञानिकों ने और परमाणु मॉडल को विस्तृत रूप से परमाणु मॉडल की जानकारी दी, और एक वैज्ञानिक ने जो आविष्कार किया उसको आधार मानते हुए अगले वैज्ञानिक ने उसका और विस्तृत वर्णन किया और उसको समझाया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों की जो कड़ी है उसमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए जिन्होंने परमाणु का विभाजन किया और ये बताया कि परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये बात सबसे पहले बताई थी थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। अब उन्होंने बताया क्या, उन्होंने परमाणु की कल्पना किस प्रकार से की और परमाणु का क्या मॉडल उन्होंने दिया। तो परमाणु का मॉडल उन्होंने दिया कि उन्होंने ये बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। इसमें सब में थ्योरी है, देखो थॉमसन वाले में भी थ्योरी है, रदरफोर्ड वाले में भी थ्योरी है पूरा। इसकी थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी, यहाँ मैं केवल आपको समझाऊंगी क्योंकि बहुत इतनी थ्योरी लिखने में यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। तो मैं यहाँ पर केवल आपको समझाऊंगी कि थॉमसन ने क्या कहा था, फिर रदरफोर्ड ने किस प्रकार से प्रयोग के द्वारा उन्होंने वर्णन किया था और किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग में क्या देखा और उस प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। ये सब आपका जाना पहचाना है, आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं शुरू से लेकर के आपको चल रही हूँ। तो परमाणु मॉडल में थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने और इसे एक तरबूज के जैसा बताया। ठीक है, और इसे थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है इसे प्लम पुडिंग नामक मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग भी एक प्रकार की मिठाई है। ठीक है, और तरबूज से आप अच्छे से समझ सकते हैं,
उन्होंने क्या बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर ऋणावेश जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो चारों ओर समान रूप से फैले हुए हैं। किस प्रकार से फैले हुए हैं? जिस प्रकार से तरबूज के अंदर जो रेड भाग है, जो लाल रंग का भाग होता है, जो जिसको अपन गिरी कहते हैं, वो तो क्या है? धनावेशित भाग। और उसके अंदर जो बीज वितरित है चारों ओर, वो क्या है? ऋणावेशित भाग, वो इलेक्ट्रॉन है। बीज को क्या कहा उन्होंने? इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार तरबूज में बीज वितरित रहते हैं, उसी प्रकार परमाणु में जो है वो इलेक्ट्रॉन चारों ओर, उस धनावेशित पूरे भाग में चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। तो ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है, जिसे तरबूज के अनुसार अपन समझ सकते हैं और इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार उन्होंने गैसों को आयनित होना कि किस प्रकार से परमाणु जो है वो आयन्स उत्पन्न करते हैं, धनावेशित भाग बनता है, ऋणावेशित भाग बनता है, ये अब हम जानते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है, तो वो एक आयन बन जाता है, वो एक धनायन बन जाता है। और जब किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, तो वो एक ऋणायन बन जाता है। ये बात अपन जानते हैं ना, धनायन कैसे बनता है, ऋणायन कैसे बनता है, ये छोटे क्लासों में अपन पढ़ चुके। तो आयंस की जो व्याख्या है, आयंस किस प्रकार से बनते हैं, धनायन ऋणायन की जो व्याख्या है वो थॉमसन मॉडल के द्वारा हो गई थी। और ये जो आयंस है वो गैस को किस प्रकार से आयनित कर देते हैं, जो आयनीकरण है, गैसों का आयनीकरण है, उनकी व्याख्या भी इस मॉडल द्वारा हो चुकी थी। और परमाणु में स्थायित्व की आवश्यकता होती है, ये बात भी थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने बता दी थी कि परमाणु एक स्थायी होना चाहिए। अगर स्थायी नहीं होगा, लेकिन वो स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। उन्होंने ये नहीं बताया था कि स्थायित्व की व्याख्या, स्थायित्व होता तो है, लेकिन अपने मॉडल के द्वारा वो किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करें, तो वो इस मॉडल के द्वारा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको समझा नहीं पाए, उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है। इसमें ये पूरा धनावेशित भाग है, इसको आप पेंसिल को इस प्रकार से करके और ऐसे ले सकते हैं। ये पूरा धनावेशित है और इस पूरे धनावेशित भाग में जो ऋणायन है वो किस प्रकार से वितरित रहते हैं। ये यहाँ माइनस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से कहीं कहीं बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे धनावेशित गोले में समान रूप से वितरित रहते हैं और ये जो है वो उदासीन होता है। अब उदासीन होने का मतलब क्या हुआ कि जितना धनावेशित भाग है उतना ऋणावेशित भाग भी है। ठीक है, तो ये सब जो है वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया था और कुछ वर्षों तक ये चला, लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक आए और रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक जो है उन्होंने ये सुझाव दिया कि अल्फा कणों का प्रहार एक पतली सोने की पन्नी पर करो। ये उन्होंने बताया, सुझाव दिया उन्होंने वैज्ञानिकों को कि एक सोने की पतली पन्नी लीजिए और उस पर आप अल्फा कण का प्रहार करके आप प्रेक्षण देखिए। तो ये प्रयोग किया किसने? ये प्रयोग किया था मार्स्टन नामक वैज्ञानिक ने और गाइगर नामक वैज्ञानिक ने। तो रदरफोर्ड के सुझाव से प्रेरित होकर गाइगर और मार्स्टन नामक वैज्ञानिकों ने स्वर्ण पत्र का प्रयोग किया, जिसे रदरफोर्ड का स्वर्ण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। क्योंकि गाइडेंस किसकी थी, बताया किसने था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के कहने पर किया गया था।
ठीक है, इसलिए इसको रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग कहते हैं। इसमें देखिए क्या उन्होंने बताया, उन्होंने अल्फा कण का एक स्रोत लिया। अल्फा कण का स्रोत क्या लिया, जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं, जितने भी रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं, उन सभी रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। यूरेनियम है, पोलोनियम है, ये कुछ एक पदार्थ हैं जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं। रेडियोएक्टिव के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप घबराओ मत कि रेडियोएक्टिव क्या है, कैसे है। तो रेडियोएक्टिव के बारे में भी अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अल्फा, बीटा, गामा 3 प्रकार के कण उत्सर्जित होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है। ये इसके अगले चैप्टर में 15वें लेसन में रेडियोएक्टिवता का पूरा है कि कौन से तत्व हैं, क्या परिभाषा है रेडियोएक्टिव की, तो ये सब अपन पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना ही देखिए कि रेडियोएक्टिव पदार्थ वे पदार्थ हैं जिससे स्वतः विकिरण उत्सर्जित होती रहती है। वे पदार्थ जिससे स्वतः विकिरण निकलती रहती है और वो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये रेडियोएक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। और ये जो गुण है, कौन सा गुण, उससे विकिरण उत्सर्जित होने का जो गुण है उसको अपन कहते हैं रेडियोएक्टिवता। तो ये कई रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं जिनसे अल्फा कण उत्सर्जित होते रहते हैं। तो उनमें से कोई हमने एक पदार्थ लिया, एक अल्फा कण का स्रोत लिया कि जिससे अल्फा कण निकलते रहे और उसको एक संरेखित किया, एक पतला सा छिद्र लिया और छिद्र में से उन अल्फा कणों को गुजारा, ठीक है। यूं एकदम झुंड नहीं लिया, उनको एक के बाद एक ऐसे उन्होंने व्यवस्था की कि झुंड के रूप में न जाकर, सामूहिक रूप से न जाकर वो संरेखीय अल्फा कण गति करें। तो इस प्रकार से उन्होंने संरेखीय अल्फा कणों को लिया और उन अल्फा कणों का प्रहार किस पे किया, वो अल्फा कण किस पर डाले, लक्ष्य कौन था, स्वर्ण पत्र, सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का प्रहार किया गया, ठीक है। और उन्होंने जो वहां से इन प्रहार करने पर अल्फा कण अलग अलग दिशाओं में चले गए थे, बिखर गए थे, प्रकीर्णित हो गए थे। इनको कहते हैं अपन प्रकीर्णित होना, एक सरल रेखा में गमन करके किसी से टकरा के और चारों दिशा में फैल जाना प्रकीर्णन कहलाता है। तो ये अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित हुए और सामने यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया। तो जैसे ये पर्दे से टकराए वहां पर एक चमक उत्पन्न हुई और उस चमक को फिर काउंट किया गया, उनको गिना गया कि किस बिंदु पर कितनी चमक उत्पन्न हो रही है, अर्थात उस बिंदु पर कितने अल्फा कण टकरा रहे हैं। जैसे पर्दे पर अल्फा कण टकराए वहां एक प्रदीप्ति उत्पन्न हुई, एक चमक उत्पन्न हुई, ठीक है ना। तो उस चमक से उनको काउंट किया गया, उनको गिना गया। यहाँ पर गिनने के लिए एक मशीन लगा दी गई, ठीक है ना। तो ये देखिए अल्फा कण, यहाँ से एक स्रोत लिया गया अल्फा कणों का, यहाँ से अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं जिन्हें संरेखित किया गया। देखिए छोटा सा छिद्र लगाया गया, संरेखित किया गया और संरेखित करके सोने की पन्नी पर इसका प्रहार किया और प्रहार करके ये देखा गया कि देखो अल्फा कण तो एक सीधी रेखा में आ गया, देखो ये अल्फा कण है, ठीक है। और ये स्वर्ण पत्र है, इस पर टकराने के बाद भी अलग अलग दिशाओं में जाके प्रकीर्णित हो रहे हैं। यहाँ टकराया तो यहाँ चमक उत्पन्न हुई, यहाँ चमक उत्पन्न हुई। तो जहां जहां चमक उत्पन्न हो रही है उनको काउंट किया गया कि कितने कोण पर कितने अल्फा कण उत्सर्जित प्रकीर्णित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों तरफ पर्दे से ढका हुआ है, जिससे अगर पीछे भी कोई अगर अल्फा कण आता है टकराने के बाद में, हो सकता है पीछे भी आ जाए, ठीक है ना। तो पीछे भी यहाँ भी पर्दा लगा है, तो चारों तरफ से इसको पर्दे से ढक दिया, जिससे ये देखा जाए कि किस एंगल पर कितने एंगल पर कितने अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं और आकर टकराते हैं। तो ये तो इसका प्रयोग है। अब इस प्रयोग का रेखीय स्वरूप ये दे रखा है। रेखीय स्वरूप में यहाँ पर अल्फा कणों का स्रोत ले रखा है,
इस अल्फा कणों के स्रोत से ये अल्फा कण निकल रही है, लेड बॉक्स है, लेड बॉक्स के अंदर डाला है, जिससे अल्फा कण, लेड बॉक्स में क्या होता है कि वो एक जगह रहते हैं, लेड से बाहर नहीं निकलते हैं, तो यहाँ से ये संरेखित हो जाते हैं, एक छिद्र ना, तो छिद्र से ही बाहर निकलेंगे, इस छिद्र से बाहर निकल कर ये लेड प्लेट लगा रखी है, लेड प्लेट के द्वारा इन्हें संरेखित किया गया, संरेखित करके और यहाँ सोने की पन्नी लगाई गई। इस स्वर्ण पत्र पर इन अल्फा कणों का प्रहार किया गया और सामने एक पर्दा लगा दिया, क्योंकि प्रहार होने के बाद अगर उस पन्नी के अंदर से गुजरते हैं अल्फा कण, जैसे ये पन्नी है, पन्नी पर प्रहार किया, अंदर से गुजरेंगे अल्फा कण और गुजर कर सीधे पर्दे पर जाएंगे, ये पर्दे पर जा रहे हैं, जहां जहां अल्फा कण टकरा रहा है वहां वहां प्रदीप्ति उत्पन्न होगी, चमक उत्पन्न होगी, और यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी लगा दिया गया जिससे इनकी काउंटिंग की गई। ठीक है ना, कुछ देखो अल्फा कण इधर भी आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, इधर भी प्रकीर्णित हो रहे हैं, इधर भी प्रकीर्णित हो रहे हैं ना। तो ये पूरा प्रयोग जब देखा गया और इसका जब प्रेक्षण लिया गया, प्रयोग करने के बाद में क्या हो रहा है उसको जब देखा गया, तब उन्होंने ये देखा कि बहुत से अल्फा कण तो एकदम सीधे निकल गए, पन्नी को पार करके सीधे निकल गए। इसका मतलब उन्होंने ये निकाला कि अल्फा कण पर आवेश, अच्छा अल्फा कण होता क्या है ये तो पता है ना आपको। अल्फा कण एक हीलियम पार्टिकल है, हीलियम पार्टिकल, हीलियम जो है जिसका द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना और आवेश 2 गुना होता है, ये अल्फा कण है। हीलियम कण ही अल्फा कण होता है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। अल्फा कण के बारे में अपन ने पढ़ा भी था 13वें चैप्टर में, पढ़ा था ना कि इसका द्रव्यमान 4 गुना और आवेश 2 गुना होता है, ये बात अपन पढ़ चुके थे। तो अल्फा कण खुद एक धनावेशित है, ये धनावेशित भाग है, प्लस का होता है ये, ठीक है। और किसी भी आकृति में से अर्थात एक सोने की पन्नी में से अल्फा कणों को गुजारा गया तो बहुत से अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण क्या हुए, सीधे निकल गए। और सीधे निकलने का मतलब क्या हुआ, इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि इस परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, ये खाली है तभी तो सीधे निकल गए। अब थॉमसन ने क्या बताया था कि ये धनावेशित भाग है, पूरा ये पूरा धनावेशित भाग है। तो अगर ये धनावेशित भाग होता परमाणु तो इससे अल्फा कण टकराते तो सीधे कैसे निकलते, क्योंकि धनावेशित भाग तो धनावेशित भाग से प्रतिकर्षित होता है, तो इसके अंदर से तो जाने का प्रश्न ही नहीं है, अंदर से तो वो गुजर नहीं सकते थे। तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जो हुआ स्वर्ण पत्र पर, उस प्रयोग के बाद रदरफोर्ड वाला जो मॉडल है वो गलत सिद्ध हुआ। रदरफोर्ड ने थॉमसन मॉडल को गलत सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो ये तो बात तय है कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो सही नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ एक बात बताई, जैसे धनावेश भी होता है, ऋणावेश भी होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर और दोनों उदासीन होते हैं, अर्थात धनावेशित भाग और ऋणावेशित भाग समान होता है। तो ये कुछ बातें उन्होंने सही बताई, तो कुछ एक नींव रखी उन्होंने परमाणु की, और उसके बाद आगे जो काम किया वो रदरफोर्ड ने किया था। तो पहली बात ये कि अधिकांश जो इलेक्ट्रॉन है वो सोने की पन्नी को पार करके सीधे निकल गए। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी बनता है कि हमने सोने की पन्नी ही क्यों ली, और किसी धातु की पन्नी हमने क्यों नहीं ली, तो सोने में ऐसी क्या विशेषता है, तो उसके लिए उन्होंने ये विशेषताएं भी बताई कि मैंने सोने की पन्नी ही क्यों ली। पहली बात तो ये कि सोने की पन्नी का जो द्रव्यमान है वो अल्फा कण के द्रव्यमान का लगभग 50 गुना होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान अगर 1 किलोग्राम है तो सोने की पन्नी का किलोग्राम 50 किलोग्राम होगा। तो लगभग
अल्फा कण के द्रव्यमान का 50 गुना होता है सोने के परमाणु का द्रव्यमान। तो पहला रीजन तो ये था, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था कि सोने को अगर अपन पीटे तो पीटने पर उसकी एक बिल्कुल पतली चादर बनाई जा सकती है, मतलब तन्यता का जो गुण है उसमें बहुत ज्यादा होता है। तो अगर सोने की पन्नी को अपन पीटे या सोने की पन्नी की एकदम पतली पन्नी बनाई जा सकती है। पतली पन्नी का मतलब ये हुआ कि एक परमाणु के पीछे या आगे दूसरा परमाणु नहीं होता। और पतली पन्नी बनने पर क्या होगा कि अल्फा कण का केवल एक बार ही प्रकीर्णन होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो एक तो ये पतली पन्नी है, यहाँ परमाणु है, यहाँ परमाणु, ठीक है ना, ये बहुत सारे परमाणु, ये एक पन्नी पर एक जगह पर एक ही परमाणु है। तो यहाँ से अल्फा कण आएगा तो उस अल्फा कण का एक बार ही प्रकीर्णन होगा। अब अगर मान लो मोटी पन्नी हो, पतली पन्नी नहीं बन रही, मोटी बन रही है, मोटी बन रही है तो परमाणु के पास में दूसरे परमाणु और होंगे, एक लेयर और होगी। ये मान लो इतनी मोटी पन्नी बनी हुई है, मोटी पन्नी है, तो एक परमाणु में होकर परमाणु कितने होंगे, 2 या 3 या 5 ज्यादा हो सकते हैं मोटी पन्नी में। तो इस अल्फा कण का जो प्रकीर्णन है वो एक से ज्यादा बार हो सकता है। तो जब एक ही स्थान पर अल्फा कण का प्रकीर्णन बहुत बार होगा तो प्रेक्षण सही नहीं आएगा ना, क्योंकि कितनी बार टकराया, कितनी बार जुड़ा। तो रदरफोर्ड चाहते थे कि एक परमाणु से या एक परमाणु से ही अल्फा कण जो है वो एक बार ही प्रकीर्णित हो, एक बार से ज्यादा बार प्रकीर्णित न हो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सोने की पन्नी को लिया। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण सोने की पन्नी ली गई। तो यहाँ पहला पॉइंट कि अधिकांश जो भाग है वो सीधे, अधिकांश इलेक्ट्रॉन इस सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, ठीक है। कुछ जो अल्फा कण थे वो न्यून कोण पर निकले। न्यून कोण का मतलब ये कुछ तो सीधे निकल गए यहाँ पे, कुछ न्यून कोण पर 45 डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया, 15 डिग्री का कोण बनाया, तो ये न्यून कोण पर निकले, ठीक है। कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर भी निकले, देखो इधर, तो ये कोण अधिक कोण है, 90 डिग्री से ज्यादा कोण बना हुआ है। तो कुछ अधिक कोण पर भी निकले, लेकिन अधिक कोण पर निकलने वाले अल्फा कणों की संख्या कम थी। देखो ये जो यहाँ एक ही आ रहा है, यहाँ बहुत सारे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री का है, बाकी इधर भी अल्फा कण जो है वो प्रकीर्णित हुए थे, तो ये अधिक कोण हो गया, ठीक है। लेकिन उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब एक अल्फा कण 2000 कणों में से औसतन एक अल्फा कण जो है वो पन्नी से टकराकर वापस लौट आया 180 डिग्री के कोण में। वापस लौटने का मतलब क्या हुआ कि एकदम बारीक पन्नी आपके सामने है और तोप का गोला, जैसे कागज है, पतला कागज आपने डाल रखा है सामने, और तोप के गोले से तोप से आप गोला दाग रहे हो और वो कागज के पन्ने से टकराकर वापस लौट जाए, ऐसा संभव है क्या? नहीं है ना। तो उनको इतना ही आश्चर्य हुआ, अगर हमारे सामने कागज का पन्ना रखते हैं, एक कागज का पेपर रखते हैं, एक पेपर, और पेपर से और बंदूक उससे तोप से एक गोला दागे, गोला छोड़े वेग से, तीव्र वेग से, और वो इस कागज के इस पेपर से टकराकर वापस लौट जाए, तो हमें कितना आश्चर्य होगा ना। उतना ही आश्चर्य रदरफोर्ड को उस टाइम पे हुआ था जब एक अल्फा कण 2000 में से एक अल्फा कण वापस लौट आया था, और उस वापस लौटने पर ही नाभिक का आविष्कार हुआ। रदरफोर्ड ने नाभिक का आविष्कार किया। उन्होंने नाभिक के बारे में बताया कि परमाणु के केंद्र में पूरा धनावेशित भाग केंद्रित रहता है और द्रव्यमान भी ज्यादा होता है, और इसीलिए अल्फा कण खुद धनावेशित है और नाभिक भी धनावेशित है, इसलिए वो अल्फा कण उस नाभिक से टकराकर वापस लौट आया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से उन्होंने नाभिक के बारे में बताया। तो ये आप डायग्राम बना लोगे, दोनों थॉमसन मॉडल लिख लोगे,
और इसकी जो थ्योरी है वो मैं नोट्स में भेज रही हूँ, तो आप उससे नोट्स लिख लेना। तो ये मैंने 14वां लेसन शुरू कर दिया है, 13वां लेसन आपने कर लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।